तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा है कि 30 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उससे नए राज्य का गठन तो हो गया, लेकिन अब 24 साल बाद भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए अब भी सवाल उठ रहा है। कहाँ है भू कानून, कहाँ है मूल निवास और तमाम ऐसी मांगे हैं जो आज भी आंदोलनकारी कर रहे हैं। और ढाक के 3 बात किसी के पास, कोई भी राजनीतिक दल है उसके पास जवाब नहीं है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी भाजपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, प्रदीप भंडारी जी राज्य आंदोलनकारी हैं और जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी आपके पास आना चाहेंगे। राज्य आंदोलनकारियों का हुजूम गैरसैंण में उमड़ा, मांग भू कानून की, मांग मूल निवास की, आखिर क्या वजह है 24 साल बाद भी यही मांग आप लोग उठा रहे हैं? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया है। देवचंद उत्तराखंडी जी, आप तो यूकेडी से हैं और सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं, तो क्या आपको लगता है आपके सपनों का उत्तराखंड बना है जो आज गैरसैंण में हुजूम देखने को मिला? दिव्या जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जिन 42 सादतों ने अपनी सादत दी है और उसके पीछे भी कई ऐसे लोग जो पिछले ग्राउंड में रहे हैं जिनका नाम आगे नहीं आया, उन सभी को मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, उनको याद करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। और उनको स्मरण करते हुए मैं ये कहता हूं कि आज भी जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया था वो राज्य नहीं बना। उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी बार ये सरकार में रहे हैं, उनके सरकार में रहे नुमाइंदों को शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी शर्म आज बीजेपी के जो सीएम है, वहां पर जब माल्यार्पण करने जाते हैं, जब खतीमा में माल्यार्पण करने जाते हैं, तो किस मुंह से जाते हैं कि क्या हमने आपके दिए हुए, आपके बताए हुए रास्तों में उत्तराखंड बनाया? नहीं बनाया। पर उत्तराखंड की मांग में जो ये 3 मुद्दे हैं, भू कानून, मूल निवास और अस्थायी जो राजधानी है गैरसैंण, ये कोई नई बात नहीं है। ये 1994 से जो चल रहा है उसी पर चर्चा हो रही है। अब मैं आपको एक बात में, जो सिर्फ एक दवा है, एक सूची है, जिस सूची की वजह से सारे कांटे, सारे ये जो अवरोधक बने हुए हैं, जो ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं, वो है सरकार की एक 5वीं सूची, 5th शेड्यूल उसको बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारा झगड़ा है जल, जमीन और जंगल पर हमारा अधिकार और हमें मिले रोजगार। उसके लिए जो 1972 से पहले 5th शेड्यूल था वो लागू था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड सरकार के और भारत सरकार के सरकारी दस्तावेजों में ये चीज है। उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट एक्ट होता था 1874 से पहले, 74 के बाद जो लागू हुआ था, उस टाइम कमिश्नरी हुआ करती थी और हम लोग जो है कुमाऊं कमिश्नरी में आते थे, सारे पहाड़ लोग। 1921 में एक नॉन रेगुलेशन सिस्टम घोषित किया गया। ऐसे इलाकों में क्या होता था, पुलिस का अधिकार नहीं होता था, ऐसे इलाकों में पटवारी और ऐसे लोगों का अधिकार होता, ग्राम सभा का अधिकार होता था, वो काम करते थे। पहाड़ में 1935 में एक बहिष्कृत क्षेत्र घोषित किया गया और उस क्षेत्र के अनुसार हम लोगों को लगभग ट्रैवल जैसे जो जनजीवन था उसके अनुसार हम लोगों को माना गया है। पहाड़ के लोगों को 1995 तक 6% आरक्षण मिलता था, वो अब नहीं मिलता है। ये जो सारे नियम हैं सिर्फ ट्राइब इलाकों में ही लगाए जाते थे। आजादी के बाद इन इलाकों के बासिंदों को भारत सरकार ने जनजातीय दर्जा दिया हुआ था और जब जनजातीय दर्जा दिया हुआ था, ये तो ऑटोमेटिक भू कानून मूल निवास 1950 एक्ट में आते हैं। तो हम नई की चीज क्या मांग रहे हैं दिव्या जी? कोई नई चीज अगर हम मांग रहे हैं कि इन्होंने खिचड़ी बनाई और हम बोल रहे खीर दो, हम तो वही बोल रहे हैं कि जो पुरानी खिचड़ी थी उसको दे दो हमको, ये हमारा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जो उत्तराखंड जो इलाका है, इस इलाके से 1972 से ये सारे चीज हमसे छिन गए हैं और उसकी वजह से अपराध, महिला अपराध और उसके बाद जो भू कानून का खत्म होना धीरे धीरे हमारे राज्य में बाहर के लोगों का आना। थोड़ा मेरी एक बात और मैं खत्म कर दूं इसके बाद में, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि ये जो 5th और 6th शेड्यूल है इसको लागू कर दो। हमारा जो जनजीवन है वो ट्राइब है, वो कैसे है, कई मानक हैं। एक जो आपकी जो एक समिति बनी थी उसको शायद लोकल समिति बोलते हैं, उस समिति में जो मानक रखे गए थे ट्राइब के, वो सारे पर्वतीय लोग जो निवासी हैं वो उस पर फुलफिल करते हैं। तो हम अपना ट्राइब मांग रहे हैं और जैसे ही हमारा अगर ट्राइब आ जाता है हमारे को 1950 मिल जाता है और वो आपको देना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने अभी गैरसैंण में
किया रैली, आगे भी हम सड़कों में उतरते रहेंगे, लेकिन सरकार को उसको जो है उनको ये ज्ञान हम देते रहेंगे। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, यहाँ पर 24 साल हो गए हैं राज्य गठन के, और गैरसैंण में जो हुजूम उमड़ा और जो 3 मांगे अब भी रखी जा रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे सर? थोड़ा मुझे अगर आप थोड़ा समय दें, आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है और मैंने इस कांड को कवर किया था। मैं पहला पत्रकार था जो मसूरी गया, स्पॉट पे गया और इसकी कवरेज की। आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो उस स्पॉट पे पहुंचा पहले। और जो भयानक, जो दर्दनाक दृश्य मैंने देखा, उस सेंट मैरी अस्पताल के इधर वाले लेफ्ट साइड में 2 महिलाओं थी। एक का भेजा नीचे बिस्तर पर था, जो सिर का जो ब्रेन होता है ना, वो बिस्तर पर था, दूसरी महिला वहीं पर पड़ी हुई थी उसका। और इधर राइट साइड में अगले एक नौजवान था, बलवीर नेगी, उसको संगीन गोपी गई थी। बहुत हैंडसम लड़का था, उनकी उधर दुकान भी थी। वो हृदय विदारक दृश्य मैंने वहां पर देखा। और बाहर डीएसपी उमाकांत जो त्रिपाठी थे, बहुत बुरी हाल में उनकी लाश पड़ी हुई थी, लोगों ने मारा। ये स्थिति थी। तो इन लोगों को पहले तो मेरा जो है श्रद्धांजलि उनको नमन, क्योंकि मैंने कवर उनको किया। दिव्या, ऐसा है कि जब राज्य बनने वाला था तो हमारे कुछ मित्रों ने सोचा, उस दौरान मेरी नौकरी छूट गई थी, तो हमने सोचा कुछ स्टडी की जाए। तो हमने ये सोचा कि जब नया राज्य बनेगा तो यहाँ के सरकार की जो लैंड यूज पॉलिसी क्या होगी, लैंड यूज मैनेजमेंट ये कैसे करेंगे। क्योंकि यही जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले यही बात सोची गई थी 1946 में कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन जो ये सरमाएदार हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, उनसे आम आदमी को, जो उनको बंधुआ बना के रखते हैं, उनसे कैसे मुक्त किया जाएगा। तो 1946 में पंत जी, देखो यहाँ संयुक्त प्रांत में भी सरकार बन गई थी, कांग्रेस की बन गई थी। तो 1946 में वो कमेटी बनी। उस कमेटी ने ZALR, जिसे कहते हैं जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम, जो फेमस है, भारत का पहला लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसका मजमून 1948 में तैयार हुआ और 1950 से वो लागू। वही बात, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जमीन इतनी महत्वपूर्ण होती है कि देश आजाद, संविधान की प्रक्रिया के साथ ही जमीन का इंतजाम भी हो गया था कि जमीन में हम भूमि सुधार कैसे करेंगे। यही उत्तराखंड के आंदोलन की मांग थी। अभी कुछ लोगों ने कह रहे थे कि हमें शेड्यूल 5 चाहिए, उस समय 371 की बात हुई थी। ये हुआ वो इसलिए थी कि पहाड़ के लोगों की जमीनें एक तो बचे, क्योंकि हम देख चुके, क्योंकि मैंने उस दौरान, मैंने बताया ना, हम लोग स्टडी की, तो मैं स्टडी के लिए खटीमा गया, उधर बाजपुर गया, उधर देखा मैंने कि थारूओं की जमीन बाहर वालों ने कब्जा कर दी, बुक्सों की जमीन बाहर वालों ने कब्जा कर दी। वो स्थितियां थी। यहाँ तक से जो ZALR का जो धारा 157A-B कहते हैं कि अनुसूचित जातियों की और जनजातियों की जमीनें नहीं खरीदी जा सकती। अनुसूचित जातियों की जमीनें तब खरीदी जा सकती हैं कि जब कलेक्टर उसकी परमिशन देगा, और परमिशन भी तभी देगा कि जब निश्चित ऐसा ना होगा उसको भूमि हीन करके अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आप वो कर देंगे। ठीक है। और जनजातियों की जमीनें तो खरीदी ही नहीं जा सकती। लेकिन बावजूद इसके तराई में जाके देखो, थारूओं की जमीनें, बुक्सा की जमीनें सब बाहर के लोगों ने आए, उन्होंने कब्जा कर दी। वो इन्फ्लुएंसर लोग थे, वो आज सत्ता में हैं, वो कर रहे हैं। तो वही जब हमने देखा, हमने कहा कि उत्तराखंड के लिए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जमीन का कानून बनना चाहिए। और उससे पहले वो बना चुके थे, ये विजनरी लोग थे। डॉक्टर परमार 1971 में राज्य बना हिमाचल का, 1972 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 बनाया, जिसके जिक्र होता 118 सेक्शन 118। उसी के जब यहाँ पर राज्य बना तो तिवारी जी पर प्रेशर पड़ा, यूकेडी ने भी उठाया। मैंने एडीजी को मैंने नोट बना के दिया कि आपको भूमि कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने स्टडी की थी, मैंने 2 किताबें लिख दी उस पर, वही जनजातियों पर, उन जनजातियों की किताबों पर। ये 2 किताबें हमने, बड़े बड़े ये रिसर्च वर्क है, ये सारा स्टडीज है मेरी कि कहाँ किसकी जमीनें की। ये भारत सरकार ने छापी है। तो वो थी, तो इसलिए तिवारी जी ने उस कानून का हिमाचल की तर्ज पर बनाया। क्योंकि आज जो लोग कहते हैं नहीं बाहरी व्यक्ति,
बाहरी व्यक्ति नहीं कहा जा सकते, हिंदुस्तानी को बाहरी नीति कैसे कह सकते हैं जी। तो विजनरी थे डॉक्टर परमार। उन्होंने कहा कि गैर कृषक बजाय बाहरी का, गैर कृषक कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद सकता। ये बात है। जब तुम कृषक तो भाई ना, तुम क्यों किसान को तुम भूमिहीन करोगे, एकदम उसकी जमीन खरीदोगे। उस तर्ज पर जब यहाँ तिवारी जी ने बनाया, खंडूड़ी जी ने कहा हाँ ठीक है इसको आगे करो। और जब 2017 के बाद उस कानून पर, पहले तो कानून नाकाफी था, तिवारी जी का बनाया हुआ कानून भी नाकाफी था, वो डिट्टो नहीं था 118 का हिमाचल प्रदेश में, लेकिन फिर भी कुछ था। लेकिन 2017 के बाद जो हुआ और 21-22 में तो बिल्कुल उस कानून का सत्यानाश ही करके रख दिया है। अब आगे चर्चा होगी तो फिर बताऊं। बिल्कुल। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। प्रदीप कुकरेती जी, 24 साल होने वाले राज्य गठन को, लेकिन अब भी तीन मांगे वही है, भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, निश्चित रूप में 24 साल क्या, ये तो अभी आप कहिए, क्योंकि सरकार या हम लोग खुद उसकी रजत जयंती की खुशियां मनाएंगे राज्य बनने की, लेकिन 6.5 साल में हमें राज्य की प्राप्ति हो गई। और निश्चित रूप में कई और राज्यों में कई प्रदेश इस बात के गठन के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन हमें खुशी है कि हमें 6.5 साल में ही राज्य प्राप्त हुआ। और उसमें शहादतें जरूर हुई, त्याग तपस्या जरूर हुई, लेकिन इस बात की पीड़ा या टीस हमें रही। और उन लोगों की, जो लोग दिवंगत होकर चले गए, जो लोग दिवंगत होकर चले गए इस आस में कि हमारी स्थायी राजधानी जो हमने तय की थी वो नहीं बन पाई। जो हमारा ये सब चीजें, आप भू कानून हो, मूल निवास हो, या जो भी हम इस बातों को लेकर संघर्षरत हैं, ये कहीं न कहीं जो है हमारी नीति पे कहीं न कहीं जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। जो राज्य बनते ही साथ हो जाने चाहिए थे, राज्य बनने के साथ ही जिस पर जो नीति बननी चाहिए थी उस पर काम करने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई। और भाई हम अपनी व्यक्तिगत रूप से अगर हम अपनी कहें संगठन के नाते, तो हो सकता है कि हम राजनीतिक रूप से उस तरह से परिपक्व ना रहे हों। आंदोलन करना और आंदोलन होना अलग बात होती है, लेकिन जिसमें हमारी को रणनीति तय करनी पड़ती है, जिसमें जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका होती है, जिसमें ब्यूरोक्रेट की भूमिका होती है, जिसमें दूसरे स्पेशलाइजेशन की भूमिका होती है, वो चीजें कहीं न कहीं हमारे हाथ से छूटती चली गई। और आज 24 सालों के बाद हम पीछे मुड़ के देखते हो तो हम वहीं खड़े हैं कि ना अस्थायी राजधानी है, ना एक जो है 371 की तर्ज पे जो भू कानून की मांग करना चाह रहे हैं, और खाली केवल हम कुछ चीजों को लेके जो प्रैक्टिकली हमारे अभी, जब हम राज्य बनने के बाद नहीं, राज्य बनने से पहले बंदोबस्ती तक यहाँ नहीं हुई है, बंदोबस्ती तक यहाँ नहीं हुई है। और मैं भी उसको चिल्ला के मैं स्वयं कह रहा हूँ कि सशक्त भू कानून होना चाहिए। तो लघु ने तो कई छूटे हुए हैं इसमें, लेकिन उसमें यह है कि ईमानदार पहल कितनी कर पाएगा, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, इसमें कोई आरोप का वो नहीं है। इसमें दोषी दोनों दल हैं, 200 दोषी क्षेत्रीय दल भी है। मैं कहा नहीं कि मैं अपने को भी उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि शायद हमारी अनभिज्ञता और परिपक्वता थी कि हम भी उस ग्राउंड को सही तरीके से नहीं समझ पाए। हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते चले गए, लेकिन कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि अगर 25 साल बाद भी, 24 साल बाद भी अगर हम उस तरफ पलट के देखते हैं तो अभी सुधारने के लिए बहुत कुछ गुंजाइश है हमारे पास। हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं, तमाम स्टेटों में कई चीजें बदली हैं, अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग मुखियाओं ने, अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने उसमें पहल करके बदली है और अभी बदली जा सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल खटीमा शहादत पे गैरसैंण में जो उत्साह था, आसपास से जो मातृ शक्ति थी, जो युवा शक्ति थी, वो एक कहीं न कहीं एक मुझे अच्छा संकेत लगा कि शायद वो एक अभी लोगों के अंदर वो आवाज, वो जज्बा, वो जिंदा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं, जो सब चीजों को देखना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इस जो राज्य स्थापना दिवस से पहले सशक्त भू कानून जो हम चाहते हैं, वो कहीं न कहीं उसको इम्प्लीमेंट कराने में हमारी उसको जो है आवाज को बुलंद करेंगे। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप लोग मुख्य विपक्षी दल हैं, आप लोग सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं कि स्थायी राजधानी आप लोगों ने नहीं दी, आप भू कानून नहीं दे रहे हैं, मूल निवास नहीं दे रहे हैं, लेकिन उल्टा सवाल आप लोगों पे भी आता है। और जितने वक्तव्य हमने सुने, आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, तो अकेले बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों समझते हैं? देखिए दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा का निर्माण करा और जब तक विधानसभा की घोषणा करनी चाहिए थी तब तक हमारी सरकार गिर गई। तो आज 6 साल, इनको कितने साल हो गए, 7 साल 8 साल इनको भी हो गए हैं। तो इसके बाद क्या इनका दायित्व नहीं था? वो जो रिपोर्ट बनी थी, जो राज्यपाल को जो सौंपा गया था, राज्यपाल भी दबा कर बैठ गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई जो राज्यपाल ने पास करना चाहिए था। जब जनता कह रही है मूल निवास, भू कानून, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है यूसीसी देखिए अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं दिख रहा,
यूसीसी के ऊपर एक आंदोलन बता दें, इस टाइप का कोई आंदोलन हुआ हो कि हमें यूसीसी चाहिए, किसी ने बोला? जनता की मांगों को तो समझें। जनता का ये आंदोलन शुरू कब हुआ? हम लोगों ने जनता की भावनाओं को देखते हुए, देखिए निर्माण करने में समय लगता है, और जब तो विधानसभा नहीं थी तो वहां राजधानी कैसे घोषित कर दी? विधानसभा बनानी जरूरी थी, तब तक देहरादून में थी, और जब तक बनी तब तक इन्होंने हमारी सरकार गिराने का काम कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को दोष देना, और उसके बाद चलो कांग्रेस पार्टी ने उस समय कम था, हम नहीं कर पाए, तो सवाल तो बनता है ना, आप 7 साल हो गए, 8 साल हो गए आपसे मांगते मांगते, जनता चिल्ला रही है, कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उसके बाद भी आप नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ऐसी क्या समस्या है, ऐसी क्या मजबूरियां हैं आपकी कि आप हमें जो है मूल निवास भू कानून नहीं दे पा रहे हैं? एक्चुअली जो जमीनें खुर्द-बुर्द करने का काम जो हो रहा है पहाड़ों के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की सह पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गांवों के अंदर, हमारे जो गांव में लोग निवास कर रहे हैं वो रहें। इसी के कारण तो है आज पहाड़ हमारे खाली होते चले गए। खाली क्यों हुए? हम पहाड़ में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, हम शिक्षा व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, और उल्टा वहाँ जानवरों को लाके छोड़ दे रहे हैं पहाड़ों के अंदर। इतने पार्क हैं यहाँ पे, राजा जी पार्क है, दुनिया भर के जंगल है, वहाँ छोड़ो ना। आपने सारे बंदर सुअर वहाँ लाके छोड़ दिए, बाघ छोड़ दिए, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोग धीरे धीरे वहां से पलायन कर रहे हैं, और इनको मजे आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनके बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनकी नजर हमारी पहाड़ों में है। वो लोग चाहते हैं कि पहाड़ खाली हो, औने पौने दाम में हम इन पहाड़ों को उठा ले, और उसको स्वर्ग बन जाएगा। वो स्वर्ग है, उसको फिर ये बताएंगे कितना बड़ा स्वर्ग है हमारा उत्तराखंड का ये पहाड़, पर आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज एक गरीब आदमी के पास है। इन्हें गरीब आदमी की चिंता नहीं है, इन्हें अडानी को बेचना है। 10 रुपए में बेचेंगे, 1 रुपए में बेचेंगे तो ये जाने, क्योंकि बड़ी बड़ी भूमियां अपने दोस्तों को तो 1-1 रुपए में दे डालते हैं। तो यही इनकी साजिश है कि पहाड़ के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करो कि पहाड़ से लोग शहर की तरफ या उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली बॉम्बे की तरफ चले जाएं, और ये लोग जो है हमारे पहाड़ों को बेच दें। इनकी पूरी साजिश है। और आज जनता ने जिस तरह आवाज उठाई है, जनता जिस तरह साथ आई है और एक मंच पर खड़ी हुई है, बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखंड की जनता आज भी जागरूक है, और एक माहौल बन रहा है कि हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास। निश्चित आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसका पूरा समर्थन करती है। रविंद्र कुमार जी, डबल इंजन की सरकार, विकास के नए आयाम हम लोग छू रहे हैं, इसका जिक्र मुख्यमंत्री बार बार करते हैं, और वो कहते हैं मन से कि हम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। तो आखिर सपनों का उत्तराखंड कौन सा है, जब आज भी राज्य आंदोलनकारी वो मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी? तो आखिर सपना क्या था उनका जिस पर आगे चल रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड वासी होने के नाते आज जो शहादत का दिन है, जिसमें हमारे आंदोलनकारी मसूरी में शहीद हुए थे, ऐसे सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए अपनी उच्च शहादत दी, ऐसे सभी वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड को अगर अलग राज्य का दर्जा दिया तो वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की सरकार ने 3 राज्यों को अलग किया था देश भर में, इसमें से एक उत्तराखंड था। मुझे अच्छे से याद है, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, और छात्र होने के नाते कई बार आंदोलनों में हम भी जाया करते थे, और उस समय अखबारों के माध्यम से पढ़ा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी छोटे राज्य इस देश में बने। अगर चाहे तो आप उठा के उस जमाने का अखबार, जय सिंह रावत जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता देंगे, कई बार कई तरीके से बयानों में आया भी है। अब देखिए, मैं सवाल करता हूं मूल निवास को लेके, भू कानून को लेके, जिस प्रकार से कांग्रेस इसमें राजनीति करना चाहती है वो कभी भी सफल नहीं होगी। और दूसरा, मेरा यूकेटी से भी प्रश्न है, क्योंकि मैंने कई बार इसी मसले पे डिबेट में एक प्रश्न बार बार उठाया, उस पर मैं जवाब अपने मेरे मित्र बैठे हैं यूकेडी के प्रवक्ता, उनसे भी लूंगा कि अभी कुछ समय पहले हाई कोर्ट नैनीताल ने बनफूलपुरा में ऐसे बहुत सारे लोगों को जो यहाँ उत्तराखंड की जमीन पे कब्जा करे बैठे थे बरसों से, उन्हें खाली करने का आदेश दिया। और जब हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार उसे खाली कराने जाती है, तो यहीं के लोग खड़े होके उनके मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनमें उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भी शामिल थे।
मैं ये नहीं कहता खड़े होना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, और कई सारे लोग फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय जी का निर्देश आया कि भाई इनको किसी अलग जगह शिफ्ट करके तब जाके आप इसे करेंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो लोग कब्जा करे बैठे हैं, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इनसे एक सवाल है, ये हर जगह अलग अलग स्थिति में क्यों रहते हैं? एक स्थिति पे बात करिए। जो लोग यहाँ पे कब्जा करे बैठे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है इन्हें बसाना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए उन्हें कहाँ बसाएंगे? क्या आप उन्हें मूल निवासी मानेंगे या उसे मूल निवासी मानेंगे? देखिए, दूसरी एक और मेरा प्रश्न है, मैं बिल्कुल उसके साथ बताता हूँ। जिस समय भारत देश आजाद हुआ, उस समय भी 1952 तक जो बहुत सारी सेनाएं, जैसे उत्तराखंड बनने के बाद पुलिस फोर्स जो है 2008-10 तक भी यहां से वहां शिफ्ट होते रहे कि भाई किसी ने यूपी ले लिया कि नहीं मुझे उत्तराखंड में ले रहा है, या यूपी से उत्तराखंड से यहां आ गए। वैसे ही जो अविभाजित भारत विभाजित हुआ, जिसे पाकिस्तान नाम दिया गया, तो वहां से बहुत सारे लोग जो सेना थी वो डिप्लॉय हुई कि भाई इसे मर्ज कर दिया जाए कुमाऊं रेजिमेंट के साथ। तो सन 52-54 तक यहाँ पे आके वो मर्ज हुई हैं। तो आप मुझे बताइए ऐसे लोगों को क्या मानेंगे आप? तो इसीलिए तो मांग उठ रही है ना। नहीं, मैं सिर्फ जो आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसी तरीके से कानून सशक्त होता तो क्या तो आज जरूरत पड़ती कि मैं इसी में सुन लीजिए ना, मेरी दिव्य दर्शनी है, मेरी बात पूरी है। देखिए, जिस प्रकार से अभी यूसीसी के लोग इन्होंने मजाक बनाया, 25,000 एकड़ से ऊपर की भूमि खाली करवाई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के। जंगलों में सरकारी भूमि, ग्राम सभाओं की जमीनों पे जो धार्मिक स्थल बना के उन पे कब्जा करे बैठे थे, उन्हें खाली कराइए। और मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर भू कानून बनेगा, ऐसी वो जमीनें जो वक्फ बोर्ड अपने नाम से करे बैठा है, उसका क्या होगा? उस पे जवाब दे सकते हैं इनमें से कोई? क्या यूसीसी लागू नहीं होने चाहिए? सबको समान, एक देश में एक कानून लागू हो, इसमें किसी का विरोध कैसे हो सकता है? अच्छा रविंद्र जी, आपसे छोटा सा सवाल है। अभी जय सिंह रावत जी ने 2 एग्जाम्पल दिए, एक इंडिपेंडेंट इंडिया का एग्जाम्पल दिया, और जब हिमाचल प्रदेश बने, माफ कीजिए, उसके बाद जो भू कानून वहां पर लागू हुआ उसका जिक्र किया। क्या उत्तराखंड के साथ ऐसा नहीं हो सकता था उस समय पर? और आज भी क्या समस्या आ रही है अगर उसका एग्जाम्पल लेकर हम आगे भू कानून यहाँ पर बनाते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कभी भी उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की तरक्की के लिए, इसकी सांस्कृतिक धरोहर के लिए सदैव हम तो तत्पर तैयार खड़े रहते हैं। आप बताइए ना, कब हमने इसकी सांस्कृतिक ढांचे को या इसकी मूलभूत, इसके जो उत्तराखंड का असली जो इसका रंग है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसके पक्ष में कब खड़े नहीं हुए? ऐसा नहीं है दिव्य दर्शनी जी, लेकिन साथ साथ विकास का पहिया भी नहीं रुकना चाहिए। मेरा मूल प्रश्न क्या है ना, देखिए, जो कब्जेधारी हैं उनकी तो मूलभूत सुविधाएं के लिए खड़े हो जाते हैं कुछ राजनीतिक दल, और जो व्यक्ति इस उत्तराखंड को प्रगति की राह पे ले जाने के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, अब जिस तरीके से नर्सिंग कॉलेज के लिए केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे बजट आया कि नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग जो है यहाँ पे वो बनेगा, उसमें जो है 60% उत्तराखंड के लोगों को रिजर्व होगा और 40% जो है अन्य राज्यों से आके वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कहीं 25% भी है, कहीं जो है। इसमें अगर आप मेरे को बताइए कि जो व्यक्ति यहाँ के आके बच्चों को रोजगार, टेक्निकली स्किल्ड करना चाहता है, वो तो हो गया जी माफिया, और जो कब्जा करे बैठा है लंबे समय से, और वो भी उन संपत्तियों पे जहां से हमारे विकास के पहिए को और तेज हवा मिल सकती है, वो हो गया मूलभूत सुविधाओं का अधिकार। तो मेरा प्रश्न सिर्फ इनसे ये भी है कि अगर आप स्टैंड करते हैं तो सब जगह एक बराबर स्टैंड करें, अन्यथा ये जगह देख के आप अपना पाला ना बदला करें। यहां तो आ गए तो यहां पे ऐसे होंगे, और वहां खड़े होंगे तो वहां ऐसे खड़े होंगे। आप एक रखिए कि जो कोई है उसको एक नजरिए से, एक चश्मे से हम देखेंगे और एक ही तरीके से सबके बारे में सोचेंगे। मेरा सिर्फ ये प्रश्न। ठीक, जय सिंह रावत जी, सर जो रविंद्र जी का तर्क है, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं?
क्या रविंद्र भाई ने क्या बोला, मैं पूरा सुन नहीं पाया। उन्होंने ये कहा कि सब पर स्टैंड एक होना चाहिए। जो यहाँ पर तरक्की करने आते, विकास करने आते हैं, उनको माफिया का दर्जा दे दिया जाता है, और जो यहाँ पर कब्जा करे बैठे हैं उन्हें आप संरक्षण दे रहे हैं। ये विपक्ष के लिए सवाल था। नहीं, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो भारतवासी है, केवल कुछ जो अलग जो बॉर्डर एरिया है उनके अलावा वो देश में कहीं भी रह सकते हैं। और आर्टिकल 19 वो ये भी कहता, मौलिक अधिकार भी है कि आप कहीं भी जाके आप संपत्ति खरीद सकते हैं। भारत का नागरिक है, उसको वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 भी तो है, कहीं इस चीज में रंग भेद उसके हाथ में मत वो नहीं होना चाहिए। सवाल कृषक और गैर कृषक का था। एक बात, अभी मैं आप जानते हैं कि हमारा संविधान का बना 1948 में तैयार हो, लागू हुआ 1950 से हुआ। उससे पहले कौन सा संविधान था? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वही चला ना 1950 तक, तो वही चला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसका शेड्यूल 6 में लिखा है कुछ सेक्लूडेड एक्सक्लूडेड एरियाज कुछ लिखे हुए हैं कि जहां के बाहर के लोग नहीं जा सकते, नहीं रह सकते हैं बिल्कुल। उनमें अल्मोड़ा भी है, गढ़वाल भी है। अल्मोड़ा, उसमें अल्मोड़ा एक जिला होता है, पिथौरागढ़ नैनीताल तब बने। चक्रोता भी, गढ़वाल अलग था, गढ़वाल क्योंकि अलग था तो गढ़वाल और अल्मोड़ा को अलग रखा गया था। बाद में ट्रेस किया गया तो ये जो इलाका है जौनसार का इलाका है, मतलब वहां कोई विदेशी तो खैर अभी भी जो भी हो, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति जा नहीं सकता था। वो इसलिए था कि अभी हमारे कोई यूपीटी के भाई कह रहे थे कि अभी जो शेड्यूल 5 की जो मांग हो रही है वो इसलिए हो रही थी कि यहाँ पर जो ये इलाका था, ये पहाड़ का जो इलाका था, ये 1874 का शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था। बिल्कुल उसके हिसाब से यहाँ का प्रशासन चलता था। हरिद्वार, बिजनौर, सहारनपुर जो होता था वो अलग प्रशासन था और पहाड़ का प्रशासन अलग होता था। इसलिए होता था कि यहाँ कल्चर अलग था, यहाँ का ज्योग्राफी अलग थी, यहाँ का बिल्कुल एकदम वहां से बिल्कुल अलग था। इसलिए यहाँ का प्रशासन अलग था, यहाँ वो कानून नहीं चलते थे। इसको अभी बोला ना, नॉन रेगुलेटिंग एरिया था। यस सर, नॉन रेगुलेटिंग एरिया के तौर पर मतलब जो यहाँ का जो कमिश्नर चाहता था वही कानून बन जाता था, जो या फिर वो गवर्नर जनरल से या यहाँ के से गवर्नर से जो परमिशन लेता वो कानून बनते थे। इस तरह का शासन यहाँ पर रहा। और आप सुनिए, उत्तराखंड में रेवेन्यू पुलिस है, पहाड़ मैदान में क्या थी, पुलिस होती थी। यहाँ तो हमारा पटवारी पुलिस होती थी। वो कैसे होती थी? क्योंकि यही शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट था जिसका जिक्र अभी हुआ, उसका सेक्शन 5 है। उसका सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि उसके तहत ही यहाँ के इसकी रेगुलर पुलिस की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ रेगुलर जो रेवेन्यू पुलिस है उसको ये अधिकार दिए। क्यों दिए गए? क्योंकि यहाँ की स्थितियां भिन्न थी। अब केवल उत्तराखंड की बात नहीं है, आप कोहिमा जाओ, आप जा सकते हैं कोहिमा। आप शिलोंग बिना इनर परमिट के चले जाएंगे। जो नॉर्थ ईस्ट के जो है बिना इनर लाइन परमिट के आप चले जाएंगे। यही हमारे यहाँ भी था। हमारे यहाँ जोशीमठ उससे ऊपर चले जाओ, मलारी से ऊपर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तपोवन से ऊपर। यहाँ भी आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, तब आप मलारी गांव जा पाएंगे। इधर तो बद्रीनाथ की वजह से खुल गया, लेकिन अब ये घसोली है और इलाके हैं, क्या बिना परमिट के आप जा सकते हैं वहां? वहां भी नहीं जा सकते, चाहे आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी, नहीं जा सकते। इसलिए कि यहाँ की बॉर्डर अलग। और जब तिवारी जी ने जो कानून बनाया था 2003 में, जो उसकी हिमाचल की नकल करके उसका प्रेम्बल पढ़ो आप, उसमें साफ लिखा है कि ये बॉर्डर इलाका है, इसलिए भी यहाँ जमीनों की खरीद फरोख्त होगी तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। यहाँ के लोग कल्चरली डिफरेंट हैं, यहाँ के लोग भोले भाले हैं, पहाड़ के लोग, उनकी जमीनें खरीदेंगे वो भूमिहीन हो जाएंगे। ये प्रेम्बल में लिखा, कानून में लिखा हुआ है। भले उस कानून का सत्यानाश किया 2017 के बाद, तो अभी तक होता रहा, लेकिन ये स्थितियां थी। इसलिए जरूरी है वो कि कानून मतलब
मैंने आपको बताया ना, मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अगर ऊधम सिंह में 273 गांवों की चकबंदी होनी थी जी, लेकिन कितने गांवों की हुई? 122। और कितने गांवों को कहा 100 गांवों में कहा संभव नहीं है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सारी जमीनें लोगों ने, बाहर के लोगों ने कब्जा कर रखी है जी, मतलब 275 में से 122 की आप चकबंदी कर पाए, बाकी नहीं कर पाए। बाकी कई जगह बंद कर दिए, डिनोटिफाई कर दिया। चंपावत में 28 होने थे, केवल 2 की हुई जी। नैनीताल में 20 में से केवल 3 की चकबंदी। ठीक है सर। हरिद्वार में 285 271 की हुई। कुल 906 में से 398 की चकबंदी होगी तो जिसका खेत उसका नाम आएगा नहीं आएगा? जी, वहां स्थिति यह है, जिसका खेत है उसका नाम, जिसके पास खेत है उसके नाम की जमीन नहीं होगी, जिनके नाम की है उसका वो उस पर मजदूरी करता है जी। इसलिए कहा गया था कि यहाँ के लोगों की जमीनें बचाओ। इसलिए कहा गया था। हम लोगों ने मांग की थी, हमने एक ग्रंथ टाइटल लिखे, मैं निरंतर लिखता रहा हूं। मैंने फीड किया अब यूकेडी वालों को, कोश्यारी जी को मैंने 2 पेज का नोट दिया कि आप इस पर बहस में इस ढंग से बोलो। अरे महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या बोला दुर्योधन ने कि मैं सुई के नोक के बराबर भी तुमको जमीन नहीं दूंगा। जमीन के लिए तो हुआ। हम पाकिस्तान के साथ क्यों लड़ रहे हैं? जमीन के लिए। चीन का डोकलाम में क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? जमीन के लिए। मैक्सिमम झगड़े का हमारे कोर्ट में काय के लिए है? जमीनों के लिए। अगर जमीन नहीं, जमीन का मतलब आधार होता है जी। जमीन कहते नहीं, इसकी जमीन पांव तले जमीन खिसक गई जी, वो जमीन है। जमीन कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। जमीन इज द बेसिस फॉर लाइफ। ये जीने का जिंदगी का आधार है। इसीलिए भारत में आजादी से पहले ही कहा भाई ऐसे कानून बनाओ, लोगों को फ्री करो, गुलाम बनने से फ्री करो। लोगों के पास जमीन है, लोगों के पैरों तले जमीन है, आधार है। जनजातियां क्यों है आज भी पिछड़ी हुई? उनके पास जमीनें नहीं थी। बिल्कुल। ये अनुसूचित जाति के लोग क्यों पिछड़े हुए हैं? उनके पास जमीन नहीं थी जी। उनका शोषण होता था, तो इसलिए मांग कर रहे हैं वो। अच्छा, दूसरा ये है कि जब बना हुआ है, सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने एक कानून दे दिया। अरे उसको पब्लिक डोमेन में लाओ और उस पर डिबेट करो। बिल्कुल। उसमें क्या सुधार हो सकता है, हर पक्ष को। माना जिनको नहीं है उनकी आपत्तियां क्या है वो लो ना। हम ये कह रहे हैं कि अभी यूसीसी की बात आई दिव्या, यूसीसी अगर होता है, एक देश एक कानून होता है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोर्ट भी कहता है, लेकिन उसमें पेचीदगी है। जब तक संविधान आप संशोधन नहीं करेंगे वो लागू नहीं हो सकता। उम्मीद थी कि मोदी जी कर देंगे, लेकिन अभी जब उनको बहुमत आएगा तभी कर सकती है। तो बड़ा संविधान संशोधन है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट में संशोधन होना। हमारी विधानसभा को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन लागू आप संविधान से ऊपर नहीं है, नहीं लागू होगा। उससे पहले ये बनाते तो हमारे जो नेता, आज के नेता हैं, ये याद रखे जाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। उत्तराखंडी जी, ये भविष्य में जैसे हम तिवारी जी को याद करेंगे, हम धामी जी को भी याद करेंगे, भाई उनके कार्यकाल में एक बहुत अच्छा कानून बना था, इतिहास पुरुष बन जाएंगे। अब वो कानून जिसने लागू ही नहीं होना, उसके लिए वाहवाही लूट के क्या करो? बिल्कुल। उत्तराखंडी जी, यहाँ पर लगातार मांगे उठ रही हैं। आपने भी कहा कि ये चीजें होनी चाहिए थी, नियत नहीं है, लेकिन लोगों की आपने वर्जन भी सुने। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दल पर भरोसा नहीं है, सब एक जैसे। उसमें क्षेत्रीय दल का नाम भी आया कि यूकेडी ने भी नहीं किया। आप लोगों को क्या लगता है, कमी आप लोगों की तरफ से कहाँ रह गई, जबकि आप लोग आवाज उठाते हैं हमें मूल निवास चाहिए? आपने सेक्शन 5 की, शेड्यूल 5 की भी बात करी है। देखिए, इसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता जो रविंद्र जी ने थोड़ी सी ये बात बोली कि उसमें यूकेडी शामिल है। अगर मैं ऐसा आरोप आज लगाऊं कि जो गैरसैंण में हुआ, मुंह छिपाकर बीजेपी के कम से कम 100 लोग वहां आए हुए थे, पर वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखाने थे कि कहीं हमारे लोग नाराज न हो जाएं। इस टाइप का अगर कोई एक आध इनको दिखाई दिया हो तब। लेकिन अगर सच्ची पीड़ा पूछो तो प्रदीप कुकरेती जी को देखो, जिन्होंने अपना आंदोलन किया, तो उनकी दिल की पीड़ा समझो आप। अभी राउत जी ने जो जितना कुछ बताया, राउत जी की पीड़ा समझो आप। तो वही जो मूल उत्तराखंडी, जो उत्तराखंड का जो आदमी है, उसकी पीड़ा वही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अभी राहुल जी ने 6th और 5th जो शेड्यूल की बात करी है, ये अगर लागू हो जाती है
तो ऑटोमेटिक जो है भू कानून मूल निवास उसमें हो जाता है। अब इन्होंने थोड़ा सा मूल निवास जो है बोला वहां से ये ट्रांसफर हुए वो हुए, लेकिन मूल तो वो वहीं के हैं। 1950 से ये रही है बाकी राज्यों में कि 1950 में जो जहां था वहां का मूल निवासी है, तो हमारा भी रहना दो भाई यही। अभी भी तो हम यही बोल रहे हैं कि अभी उन्होंने एक बात की कि यहाँ पर जो नौकरियां हैं वो हम खोल रहे हैं, उसमें 60% उत्तराखंड का होगा, लेकिन उत्तराखंड का कौन होगा? आपने सबको तो अस्थायी निवास दे दिया। अब जो कल आया यहाँ पर जो भू माफिया ही बोलूंगा मैं उसको, जैसे तो वैसे तो राहुल जी की भाषा में नहीं, वो नॉन कृषक कृषक होना चाहिए था, लेकिन नॉन कृषक को कृषक कैसे माने? जब मैं माननीय तिवारी जी ने जब बोला था कि 225 गज का जमीन से ज्यादा नहीं ले सकता है, तो आज तो वो त्रिवेंद्र सिंह जी ने उसको उलट कर दिया। तो फिर ये अपने आप को कहां पर पाक साफ समझते हैं? पहले समझो, राजनीति में पूरा ध्यान बढ़ाओ और तब उसके बाद बात करो। अभी तो मेरा ये है कि जैसे ही हमारा मूल निवास भू कानून या अनुसूची जो 6th and 5th है, अगर वो लागू हो जाती है तो हमारे को हमारे अधिकार स्वतः मिल जाते हैं। हम लोग आज भी ट्राइब हैं और ट्राइब के हिसाब से जो उसमें मान्यता है उसको लागू करो, छोड़ो जब आपको भू कानून की समझ में नहीं आ रहा तो। लेकिन ये हम लेकर रहेंगे। और जो हमारी जो पीड़ा है, कुकरेती जी ने अपने जो पीड़ा बताई है, जय सिंह रावत जी जो एक पत्रकार के तौर पर तब से लेकर अब तक रहे, हम तो तब सेना में थे, आंदोलन पीड़ा हमको भी हुई, मुजफ्फरनगर का कांड की पीड़ा हमको भी, लेकिन हम ऐसे बंधे हुए थे, ऐसे अनुशासन में थे कि कम से कम बंदूक लेकर भाग भी नहीं सकते थे। अगर काश हम भागे होते तो शायद हम भी कुछ काम किए होते, लेकिन हम भी अपने सच्चे अभी आंदोलनकारी हैं। और जो मूल जो आज जिंदा हैं जो लोग 83, 84, 85 साल के, हम जब उनके बीच जाते हैं तो उनकी पीड़ा जो कुकरेती जी अभी बता रहे थे, उनकी पीड़ा वही है। और वो मूल निवास भू कानून और हमारा जल जंगल जमीन और रोजगार पर हमारा हकदार हो, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर आपने जो सवाल खड़े किए, काउंटर रविंद्र जी ने किया और उन्होंने कहा अपना स्टैंड क्लियर करिए। ये जो डुअल नेचर है आप लोगों का, दोगलापन है कि कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए दिव्यदर्शनी जी, अभी रविंद्र भाई ने कहा कि कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी इसमें। ठीक है, हम तो आंदोलनकारियों के साथ हैं, जो मूल निवास भू कानून मांग रहे हैं उनके साथ हैं। और अगर आप लोग सफल नहीं होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम देंगे ही नहीं, हम बनाएंगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार तो हमारी आनी आनी है, आप नहीं बनाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन तब तक जो जमीनें हमारी लूट रही हैं वो तो लूट गई ना, जो आपने दे दी बांट दी तो चली गई, हम उसे कैसे बचाएंगे? आप बनाएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखा तो क्या होता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या होता है आप बताएं उसके बारे में। मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसे बोलते हैं, क्या होता है वहाँ पर? मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं और भी है? आप आपने कहीं देखी है मुस्लिम यूनिवर्सिटी? वोट को क्या होती है मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या होती है बता दें पहले। मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या होती है? नहीं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में अपना प्रकाश डाल दें। मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, अपनी बात पूरी देखिए, यही झूठ और भ्रम है जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मन में डाल रखा है। और कुछ कम दिमाग लोग जो अभी तक ये समझ नहीं पाए कि हमारा देश बर्बाद हो रहा है। इन लोगों को किसके लिए लाए थे? देश सुरक्षा के लिए लाए थे ना। देश क्या हमारा सुरक्षित है? अब पहले तो कह रहे थे पाकिस्तान एकदम बढ़िया हो गया, आजकल बोल रहे नहीं पाकिस्तान से बात लेकिन करना आशीष संभव नहीं नौटियाल जी, आप तो कह रहे हैं आप जनता के साथ हैं, आंदोलनकारियों की मांग के साथ है, लेकिन लोग तो वहां भी नहीं खुश है ना। लोग कहते हैं आप भी वैसे ही जैसे बीजेपी और जैसे यूकेडी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गलत पट्टी पढ़ा रही है, एक बात है, हमने किसने बनाया वहाँ विधानसभा, किसने बनाई? विधानसभा कांग्रेस ने बनाई ना। और क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि वहाँ विधानसभा सत्र होंगे, वहाँ राजधानी घोषित होगी। लेकिन जब तक हमारा समय आया बनाने का, तब तक आपने हमारे आदमी तोड़ दिए, आपने हमारे विधायक तोड़ दिए, सरकार गिरा दी। तो अस्थिर आपने सरकार करने का काम किया। लेकिन देखिए, फिर भी 8 साल लगभग आपको हो गए हैं और जनता अगर एक मांग कर रही है तो आप क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज का प्रोसेस होता है। वो जब हमारे राजभवन तक गया, आपने राजभवन में फाइल लटका दी। अब जब हमारी सरकार आएगी निश्चित बनाएंगे, लेकिन तब तक जो जमीनें लूट गई उसका क्या होगा? जिस तरह आप हमारे पहाड़ों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो जहां तक आपका कहने का मतलब है कि हमारे मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, हमारे मंसूबे तो ये है कि राजधानी गैरसैंण बने, और आप कह रहे हैं हम बनने नहीं देंगे, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजधानी बनाने में आप जब यूसीसी जैसा कानून जिसके लिए आप ऑथराइज ही नहीं है, जिसके लिए केंद्र ऑथराइज है, एक देश एक कानून है, एक राज्य एक कानून थोड़ी है, एक देश एक, उसको बनाना चाहिए केंद्र को, उसको आप बनाने का काम कर रहे हैं। और जो वाकई आपको बनाना चाहिए अपने राज्य के लिए, उसको बनाने में आपको डर लगता है। आज इतनी घटनाएं जो शहर में हो रही है, उत्तराखंड के अंदर हो रही है, उसमें कौन पकड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नेता। आप सारी यूसीसी कानून तो आप बनाएंगे, उसमें महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे, पर वो सुरक्षित कैसे होंगे, इस बात का जवाब कौन देगा? एक कहावत है, जो सैया भेंट कोतवाल तो डर काहे का। जब ये खुद ही कोतवाल हैं भाजपा वाले, तो इनकी तो कार्यकर्ता उल्टे से काम कर रहे हैं।
आज हरिद्वार के अंदर देखें चोरी हो गई इतनी बड़ी, कैसे हो जाती है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उपराष्ट्रपति आ रखे हैं, वहां चोरी हो गई। तो सारी चीज में बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं अपने कार्यकर्ता के तौर पर, जो इस तरह के काम कर रहे हैं। महिलाएं असुरक्षित है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सीधा हाथ है। कभी इनका मंडल अध्यक्ष, कभी इनका बड़ा नेता, कभी इनका ओबीसी प्रकोष्ठ वाला, सब यही पकड़े आ रहे हैं। और आगरा के अंदर मैं कहाँ पढ़ रहा था मैं, अभी आगरा के अंदर की बात है, ये 3 आरोपियों को छोड़ दिया जिन्होंने महिलाओं के साथ किया। उसके बाद आप उनका स्वागत कर रहे हैं, वो आपके प्रचार कर रहे हैं, आपका मीडिया प्रभारी निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाने का अलग है, अंदर अलग है। जो समझ गया वो भाजपा से हट गया, और जो समझ नहीं पाया वो बेचारा अभी भी लगा है भाजपा। लेकिन उसके वो देशद्रोही है जो भाजपा आज कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की हितैषी कभी नहीं सोचती। ये सिर्फ अपनी हितैषी है। अपनी सरकार बनाओ, अपने आप को बचाओ और अपना काम करते जाओ। देश को लूटने का, खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग लंबे समय से की। जब वो पेंच फंसा उसके बाद भी आप लोग लगातार मांग करते रहे, आज वो पूरी हुई है। अब जब यहाँ पर मूल निवास भू कानून की मांग उठ रही है, आपको क्या लग रहा है कि कब तक आपको इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, कब तक आप लोगों की मांग पूरी होगी? प्रदीप कुकरेती जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविंद्र कुमार जी, आपने कहा कि यहाँ पर मूल निवास मिलेगा। जब नौकरियां, जो नर्सिंग की आपने बात की, वहां पर 70% जो है उत्तराखंड निवासियों को मिलेगी, और कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 30 है। लेकिन ये रूल तो पहले भी था कि जो है पहले भी इस तरीके से ज्यादा मेजोरिटी में उत्तराखंड वासियों को रखना था, 70% को, और बाकी बाहरी होना था। लेकिन आज तक वो रूल फॉलो नहीं हुआ। 2021 में गणेश जोशी ये बयान देते हैं कि उस रूल को सख्ती से पालन करना चाहिए, यानी कि अभी तक नहीं हुआ है। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे उस चीज को? देखिए, मैं इंश्योर इस बात के लिए हूं और करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज पहाड़ों पे, मैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की बात नहीं करूंगा, आप यहां से पहाड़ों की ओर जाओ, जिस प्रकार से लगातार सड़क कनेक्टिविटी हो और रेल कनेक्टिविटी के लिए अथक प्रयास चल रहे हैं। लगभग वो अभी काम पूरा है, 2025 में के आते आते तक वह भी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को लेकर श्योर हूं, क्योंकि सबसे बड़ी किसी भी देश की, प्रदेश की, जिले की प्रगति का पथ जो होता है वो कनेक्टिविटी होता है। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो। इसे लेके तीनों मोर्चों पे बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी बहुत तेजी से लक्ष्य हासिल किया है। मैं एक चीज और बताऊंगा, अभी वित्त आयोग है जिसकी रिपोर्ट आई है, पूरे देश के प्रदेशों में प्रथम स्थान रहा है अपने विकास के रथ को तेजी से बढ़ाने में, एक छोटा राज्य होने के कारण। तो इसका इस बात से आप उदाहरण लगा सकते हैं कि जो सुविधाएं आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वो अब जाके कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। लेकिन रविंद्र जी, क्या आप इस बात को डिनाई करेंगे, जो आप ही के पलायन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको डिनाई करेंगे कि जो अस्थायी तौर पर पलायन हुआ है पहाड़ों से, वो क्यों हुआ है? अगर सारी सुविधाएं वहां पर दे दी गई, यानी कि लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो नीचे आ गए हैं, अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। तो ये रिपोर्ट कह रही है ना, तो फिर जब सारी सुविधाएं हैं तो फिर लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ही नहीं कि सुविधाएं, आपने अभी कहा कि सुविधाएं हैं, विकास का पहिया आगे बढ़ गया है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं इसकी और कनेक्टिविटी की और काम जारी है, विकास कहते हैं। सुन लीजिए ना। देखिए, आप देहरादून जैसे शहर को, जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भी देश के 4 जिलों में से एक होता था कि देहरादून, आप लगाइए कि 2016 से पहले आपको यहाँ दिल्ली जाने के लिए डाट मंदिर पे घंटों जाम में फंस के जाना पड़ता था। एक सुरंग होती थी अंग्रेजों को सुन ले। अरे भैया सुन लो ना, ठीक है, प्लीज कंक्लूड कीजिए। आप लगाइए कि जो देहरादून जैसे शहर की कनेक्टिविटी को सही नहीं कर सके, तो पहाड़ों की तरफ तो देखा ही नहीं इन्होंने कभी। अब जाके इनकी कनेक्टिविटी के ऊपर काम हुआ है। मैं इसलिए श्योर हूं कि जिस समय ये सारी कनेक्टिंग का काम 2025 आते आते तक आप देखेंगे कि लगभग सारी हमारी कनेक्टिंग जो हो जाएगी, और उसके बाद जो विकास का मॉडल जो तैयार है, जो हमारे पहाड़ों के लिए जो उद्योग, जो
काम, जो कारोबार, उसकी पर्यावरण की को देखते हुए जो आएंगे, उसे आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से विकास का पहिया पड़ेगा। दूसरी बात, आशीष जी पूरे तरीके से मेरी उस बात को डिनाई करके, मैं इनसे पूछा था कि आप बनफूलपुरा के लोगों को क्या मानते हैं, मूल निवासी मानते हैं, कब्जाधारी मानते हैं, या क्या मानते हैं? अगर आपकी सरकार आई, माननीय हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि ये कब्जाधारी हैं, इन्हें यहां से हटाओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं उनके निर्णय पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ना मेरी औकात है। मैं उनके निर्णय को स्वागत करता हूं कि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, इनको बसाओ। मैं इनसे पूछूंगा, अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है, आप कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, आप उन्हें किस जिले में लेकर जाएंगे? आप चंपावत ले जाएंगे, आप अल्मोड़ा लेकर जाएंगे, आप नैनीताल लेकर जाएंगे, या हल्द्वानी में किसी जगह लगाएंगे? और क्या उन्हें मूल निवास मानेंगे? मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, मैं माफ़ कीजिएगा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं ले पाऊंगी, यहाँ पर समय की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हमने चर्चा की कि यहाँ पर गैरसैंण में एक हुजूम उमड़ा राज्य आंदोलनकारियों का, जो फिर 3 मांगे उठा रहे हैं, मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है हम विकास के पहिए को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास हो रहा है, कब तक ये मांगे पूरी होती है और कब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।